अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। राजमा की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और बुआई तकनीकी। अधिक दूध देने वाली गाय की हरधेनु नस्ल पर जानकारी। वैसे तो हमारे प्रदेश में राजमा का उत्पादन तीनों मौसम में किया जाता है और अभी इसकी झाड़ीदार किस्मों को लगाने का उत्तम समय चल रहा है। तो आप राजमा की बुआई करते समय किन किन तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील कृषक सम्मेल कच्छप। फ्रसबिन लगाने जा रहा हूँ, तो पहले इसके तैयारी के लिए ट्रैक्टर से 3-4 बार जुताई करते हैं। उसके बाद पट्टा चला के सम करते हैं। उसके बाद बेड बनाते हैं। बेड का दूरी है 3 फीट और बीच में 6 इंची, तो 3 फीट का बेड बनल है। उसमें 2 ट्रैक्टर गोबर खाद डाले हैं 50 डिसमिल में और 50 डिसमिल में थी रासायनिक खाद DAP 50 kg। फ्रसबिन को 6-6 इंची के दूरी पर लगाए हैं और लगाने के बाद फिर सम करके ड्रिप लगाए हैं। ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, पटाते हैं, तो ड्रिप से पानी का बचत है। पौधा को जहाँ ज़रूरत होता है पानी का, वहीं पेड़ पर पानी गिरता है ड्रिप के माध्यम से और इससे पानी का बचत है ड्रिप से। 6-6 इंची में बीज डालते हैं और डाले हैं और जब उग जाएगा पौधा तब खार पतवार होगा, उसको निकालेंगे। 20 से 25 दिन बाद उसको खुसनाएंगे और उसमें यूरिया 20 से 25 kg डालेंगे और उसको मिट्टी चढ़ाएंगे खोड़ा खुसना करके। घास निकालने से फायदा है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा और रोग बीमारी नहीं लगेगा। घास रहेगा तो रोग बीमारी होगा। किसान भाइयों, अभी आपने कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। आज हम किसान भाइयों राजमा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूमि का चयन के बारे में बात करते हैं। तो राजमा की खेती के लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिसमें जल निकास अच्छी होनी चाहिए और हवा का आदान प्रदान अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि राजमा की फसल एक दलहनी फसल है और इनकी जड़ों में गांठें बनती हैं, तो इन गांठों में जो जीवाणु होते हैं उनको पनपने के लिए अच्छी तरह से हवा की आवश्यकता होती है। अतः मिट्टी में हवा का आवागमन सुचारू रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए तापमान लगभग 20 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है इसकी बढ़वार के लिए, अंकुरन के लिए। राजमा की उन्नतशील किस्में हैं अर्का कोमल, काशी परम, कंटेंडर, पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, IIHR, स्वर्णलता, केंटुकी वंडर, पूसा हिमलता। राजमा की फसल के लिए बीज दर लगभग 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के आसपास लगता है। बीज बोने से पहले हम इसमें
राइजोबियम का जो टीका आता है, जिसको हम राइजोबियम खाद बोलते हैं, जीवाणु खाद बोलते हैं, उससे उपचारित कर लेते हैं। इसके लिए 5 ग्राम राइजोबियम जीवाणु प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करते हैं। राइजोबियम जीवाणु के उपचार से पहले बीजों को हम कवकनाशी दवाई बायोस्टिन या थायराम से भी उपचारित कर लेते हैं। इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से उपचारित करते हैं। पौधों को हम 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं पौध से पौध। इसमें पौधों को बोते समय गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं। उसी तरह उर्वरकों की मात्रा हम 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर और 40 किलोग्राम पोटास उपयोग में लाते हैं। इसमें हम नत्रजन की आधी मात्रा, स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय गोबर खाद के साथ मिलाकर मिट्टी में देते हैं और एक जगह पर हम 2 से 3 बीज डालते हैं। उसमें से 2 स्वस्थ पौधों को छोड़कर बाकी पौधे को हम अलग कर देते हैं। इसमें शुरुआती अवस्था में कीट व्याधियों का प्रकोप तो नहीं होता है, परंतु पौधे अगर बढ़ते हैं तो 10-15 दिन की अवस्था में इसमें माहू कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके निदान के लिए हम इमिडाक्लोरपिड नामक एक दवा आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करते हैं। इसी तरह से हम डाइमेथेट जो दवा आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। अधिक दूध देने वाली गाय की हरधेनु नस्ल पर जानकारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है और इसी समस्या को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने गाय की एक नस्ल हरधेनु को विकसित किया। तो इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर BL पुंडीर। करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है, और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होल्स्टीन फ्रीजियन का है 62.5%, और जो दो हमारी लोकल ब्रीड हैं जो हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत ये है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजातियां उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें
गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहली ब्यांत है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्याहने में। और जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उनमें 16-17 महीने हैं। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरदेनू की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है और जो अच्छी गाय हैं वो 50 किलो तक दूध दे सकते हैं। किसान भाइयों, गाय की इसी नस्ल से जुड़ी अधिक जानकारी हमारे बीच साझा कर रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर BS मलिक। आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की अक्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा मतलब इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। 1-1.5 साल से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं और उसमें पिछले साल एक हमारी गाय 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा, इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। तो धान की फसल इस समय कहीं पुष्पन तो कहीं बाली अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर गंधी बग कीट का प्रकोप होता है, जो कि धान की फसल को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आप इस कीट का नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला पूर्णिया के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ के मौसम में धान की खेती पूरे जोर शोर से लहलहा रही है और मैक्सिमम धान में बाली निकलने की स्थिति आ गई है। बहुत सारे धान में बाली निकल भी चुकी है। ऐसी परिस्थिति में धान में लगने वाले कीड़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नुकसानदेह एक कीड़ा है, जिसका नाम है धान का गंधी कीड़ा। नाम से ही आप उसको पहचान लीजिएगा कि धान का गंधी मतलब गंध देने वाला कीड़ा है। यह कीड़ा रस चूसने वाला कीट है, जो लंबी लंबी टांग वाला हरे या धूसर भूरे रंग का होता है और इसका एक सूंड होता है जिसका माउथ पार्ट से वह जब धान में दाना बनता है, बालियों में जब दाना बनता है तो उसमें तरल की तरह, जिसे दूध बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वह दूध बना हुआ रहता है। उसी दूध को अपने माउथ पार्ट से, अपने सूंड से कहिए, खींच करके और वो पीते रहता है। किसान भाई ध्यान दीजिएगा कि इस समय धान के तना छेदक के कारण भी सूखी बाली निकलती है और गंधी बग के कारण भी उसमें दाना खखड़ी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है।
कि व्हाइट ईयर हेड जो है वह टोटल की टोटल बाली में दाना नहीं भरेगा, एकदम उजली दिखाई पड़ती है। लेकिन गंधी कीड़ा के आक्रमण से जो खखड़ी बनती है वह कहीं कहीं खखड़ी बनेगा, कहीं पुष्ट दाना होगा, कहीं आधा दाना होगा और उस पर काले रंग का धब्बा वगैरह भी दिखाई पड़ता है। यह इसकी पहचान है। आप खेत में जाएंगे तो यह कीट लगा हुआ रहेगा, तो आपको गंध से ही आल पर ही खड़ा रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गंधी कीड़ा का आक्रमण हो गया है। और यह कीट दिन भर पत्तियों के अंदर छिपा हुआ रहता है और रात में सक्रिय होता है। तो इस तरह से इसको आप पहचान लेंगे और इससे जो नुकसान होता है वह नुकसान बहुत ही भयंकर होता है। वैसे खेत में जिस धान में सबसे पहले उसमें बाली निकलती है उसमें इसका आक्रमण सबसे अधिक होता है और समझिए तो 50% 75% तक दाने खखड़ी हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए आपको शुरू से ही समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को अपना करके इसके जनसंख्या को कम रखना है। सबसे पहले जब आप रोपनी करें उसी समय धान के आली पर जो भी घास है उसको गीली मिट्टी निकाल करके उसको ढक देंगे तो एक काम तो होगा कि आपका घास जो है उसमें दब जाएगा और दूसरा खेत में पानी भी रुकता है, इधर से उधर नहीं जाता है। दूसरा काम है कि आपके खेत में जब बाली निकलने वाली हो तो उस समय लाइट ट्रैप का व्यवहार अवश्य करें। लाइट ट्रैप लगा देने से गंधी कीट बहुत ही अधिक मात्रा में आकर्षित होता है। और दूसरा, यदि पूरे क्षेत्र में एपिडेमिक फॉर्म में इसका आक्रमण हो जाता है तब आपको कीटनाशक दवा के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाता है। और कीटनाशक में सबसे अच्छा अभी भी कंट्रोल करने वाली दवा है मिथाइल पैराथियन या क्विनलफॉस। इन दोनों में से किसी एक दवा का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव सुबह अथवा शाम में करेंगे तो उससे यह गंधी कीड़ा आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा, आपकी फसल बच जाएगी। इस तरह से किसान भाई आप समेकित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को अपनाएंगे तो आप अपनी फसल को तो बचाएंगे ही। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी जमीन में समय से बोई गई विभिन्न फसलें जैसे मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि अधिकांश फसलें पककर तैयार हो गई हैं। अतः समय रहते इनकी कटाई का कार्य करें तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का लाभ उठाते हुए खेत को तुरंत जोत दें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय तोरिया, हरी मटर, सरसों, आलू एवं असिंचित गेहूं की बुआई करें। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान की फसल में इस समय गंदी बग कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपाइरिपास धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई इस समय असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं।
यदि किसान भाई तोरिया की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। सरसों की बोनी हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आलू की अनुशंसित किस्में इस प्रकार से हैं। हरे मटर हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई यह किस्में अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर आप बोनी का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में इस समय पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसे डायमंड बैक मोथ के नाम से आप जानते हैं, उसका प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पेनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। जिला कटिहार से गिरीश कुमार जी, आप अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से पॉली हाउस निर्माण में दिए जाने वाले शासकीय अनुदान पर जानकारी चाहते हैं। तो गिरीश जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पॉली हाउस वर्तमान में जो कृषि का जो विकास हुआ है उसी के तहत यह जो है पॉली हाउस में किसान खेती करते हैं। में जो है राज्य सरकार के द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत जो है पॉली हाउस का निर्माण कराया जाता है और इसमें 4,67,500 रुपया जो है किसानों को 1,000 वर्ग मीटर के लिए अनुदान का जो है प्रावधान है। साथ ही यदि किसान इस खेती करते हैं, यदि सब्जी की खेती करते हैं तो उसमें भी जो है 70,000 रुपया जो है 1,000 स्क्वायर मीटर के लिए, और फूल की खेती करते हैं तो उसमें 2.5 लाख रुपया 1,000 स्क्वायर मीटर के लिए अनुदान जो है दिया जाता है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मखाना पोपरिंग मशीन पर विस्तार पूर्वक जानकारी। अच्छे उत्पादन हेतु शिमला मिर्च की वैज्ञानिक रुपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।